हेलो दोस्तों, वेलकम टू बेस्ट स्टडी कॉरिडोर। दोस्तों आज मैं आप लोगों को 10th क्लास की साइंस के जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताऊंगा। इन्हीं में से आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे, तो दोस्तों इनको बहुत ही ध्यान से देखिए। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों यानी जो नाई की दुकान पर जो दर्पण लगे होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं अवतल दर्पण। दोस्तों जो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर है सी। उसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। यानी गोलीय दर्पण के फोकस और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि R=R/2 हमेशा होता है, यानी फोकस दूरी जो है त्रिज्या की आधी होती है हमेशा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो दोस्तों फिर वही है कि फोकस दूरी जो है त्रिज्या की आधी होती है f=r/2 यानी इसका पहला होगा। उसके बाद दोस्तों चौथा है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। यानी किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से, किसी दर्पण से वस्तु को किसी दूरी पर थोड़ी दूरी पर रखने पर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण कौन सा। अगर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो दर्पण कौन सा होगा, ये इसमें पूछ रहा है कि दर्पण कौन सा होगा। दोस्तों इसमें दर्पण होगा समतल दर्पण। इसमें समतल दर्पण होगा। यदि कोई वस्तु है उसको दर्पण के कुछ दूरी पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब अगर सीधा बन रहा है तो वो समतल दर्पण होगा। उसके बाद दोस्तों आता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है। दर्पण ये भी गलत है, लेंस ये भी गलत है, और कांच की झिल्ली ये भी गलत है, और प्रिज्म बिल्कुल सही है। दोस्तों यानी प्रिज्म से ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है और किससे नहीं है, इनमें से चारों में से और किससे नहीं है। उसके बाद दोस्तों यानी सी इसका क्वेश्चन सही है, आंसर सही है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन किसी गोलीय दर्पण की वक्रता जब 50 सेंटीमीटर तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। दोस्तों वक्रता त्रिज्या यानी R= जो है 50 सेंटीमीटर है और फोकस दूरी हमें निकालनी है। तो दोस्तों F= होता है R/2 यानी 50/2 यानी 25 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। आंसर नंबर सी सही है। दोस्तों उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर ये वाला। क्वेश्चन ये है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। यानी इसमें 1 मीटर यानी फोकस दूरी 1 मीटर दी हुई है और इसका क्या निकालना है, हमें क्षमता P निकालनी है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी होती है तो सूत्र होता है अगर इसमें ये दिया है, अगर ये इसमें क्या है, F दिया है 1 मीटर और P को हमें निकालना है, और सूत्र होता है कि अगर सेंटीमीटर में फोकस दूरी दी है तो सूत्र होगा P=100/F। सेंटीमीटर है और मीटर में होगा P=1/F। इसमें है क्या मीटर में, तो P=1/F है। F कितना है 1 से 1 कैंसिल 1 आ गया। और दोस्तों अगर यहाँ पर अवतल दर्पण होता तो माइनस आ जाता 1, इसका होता है डायप्टर यूनिट। तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा हो जाएगा 1 डायप्टर। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होगी। दोस्तों उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है और अवतल की हमेशा निगेटिव होती है। दोस्तों इसका आंसर पहला सही हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्या क्वेश्चन है
क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, किस में न्यूनतम होता है? दोस्तों निर्वात में, जल में, और उसके बाद दिया है, उसके बाद वायु में, कांच में। दोस्तों जो ये क्वेश्चन का आंसर डी है, यानी प्रकाश का वेग न्यूनतम जो है कांच में होता है। कांच में बहुत न्यूनतम होता है प्रकाश का वेग। उसके बाद क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है कैसा होता है ये पूछ रहा है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आता है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? यानी ऐसा कौन सा दर्पण है जिससे प्रतिबिंब हमेशा छोटा प्राप्त होता है? ऐसा कौन सा दर्पण है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो ये दर्पण है उत्तल दर्पण जो है, इससे हमें उत्तल दर्पण से हमें वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उसके बाद दोस्तों कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी, यानी क्षमता जो है 4 डायोप्टर है, P = 4 डायोप्टर और अवतल लेंस है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? यानी डायोप्टर है इसकी, और पहले ये देख लीजिए आंसर सब सेंटीमीटर दिए हैं, तो सेंटीमीटर भी निकालना है। सेंटीमीटर वाला सूत्र क्या होता है? 100/F। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? फोकस दूरी निकालनी है। तो F इधर चला जाएगा और P इसके नीचे चला जाएगा, यानी सूत्र क्या बन जाएगा? F = 100/P, और P जगह पर 4 रख दें, 4 यानी 25 आ जाएगा, और 25 B सही है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे आंसर है B सही। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? दोस्तों अवतल दर्पण है उससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण से वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन इसमें क्या दिया है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण से प्राप्त होता है। दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन हमारा आता है कि किस माध्यम से अपवर्तनांक, क्या इसमें बोला है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक 1 का मान होता है, मतलब किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान 1 होता है। यानी इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन कौन कौन से हैं? ऑप्शन है sin r/sin i, sin i/sin r, sin i × sin r और sin i + sin r। तो हमारा इसमें सही होता है sin i/sin r। हमेशा आप लोग देखा होगा ये नहीं इक्वल होता है sin i/sin r, इसका इक्वल टू 1 होता है। तो उसके बाद हम क्वेश्चन आता है हमारा कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आएगा हमारा कि धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है, वह धातु कौन सा है जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है? दोस्तों इसमें पहले दिया है एल्युमिनियम, फेरस, फिर उसके बाद दिया है यानी गोल्ड, उसके बाद दिया है गोल्ड, कॉपर। दोस्तों ये गोल्ड जो होता है वो सिर्फ अम्ल राज में ही घुलता है, जो कि HCl और HNO3 का मिश्रण होता है। उसके बाद दोस्तों आता है ग्रेफाइट होता है, यानी ग्रेफाइट होता है विद्युत का कुचालक, विद्युत का सुचालक, दोनों यानी कुचालक और सुचालक दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। और दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन आता है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ सोना, चांदी। उसके बाद कौन कौन से हैं? लोहा, हीरा। दोस्तों प्राकृतिक सबसे कठोर पदार्थ था हीरा। उसके बाद दोस्तों ये बहुत ही दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हीरा वाला। उसके बाद आता है कि सबसे अधिक सक्रिय धातु है, सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है? दोस्तों तांबा दिया है, लोहा दिया है, सोडियम दिया है, पोटेशियम दिया है। दोस्तों पोटेशियम इनमें से सबसे अधिक सक्रिय धातु है। उसके बाद मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है।
मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु तांबा, लोहा, सोना। उसके बाद चौथा आंसर कौन सा है? पारा। तो दोस्तों मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है सोना। उसके बाद आता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? दोस्तों कमरे के ताप पर हमेशा पारा जो है द्रव अवस्था में रहता है। उसके बाद सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा यानी सीसा और जो है इसका मिश्रण, टीन का और सीसा का मिश्रण कहता है सोल्डर। उसके बाद निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो दोस्तों सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं, क्योंकि ये हमारी वायुमंडल की अवस्था में जो है आग को पकड़ सकता है। उसके बाद दोस्तों विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना? तंतु यानी जो अंदर ऐसे करके ऐसे होता है बल्ब के अंदर, वही तंतु कहलाता है इसका। उसके बाद वो तंतु इसका जो है वो टंगस्टन का होता है दोस्तों। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का होता है। उसके बाद हम आते हैं निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? दोस्तों लिथियम इतनी स्मूथ होती है कि उसे चाकू से काटा जा सकता है। उसके बाद आता है निम्नांकित में से कौन उपधातु है? तो दोस्तों फेरस, कॉपर, निकल और एसबी यानी इसे बोलते हैं इसका क्या नाम, सॉरी दोस्तों फिलहाल अभी ध्यान नहीं आ रहा है, ये एसबी। उसके बाद धातुओं की प्रकृति होती है। क्वेश्चन है कि धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन, कोई नहीं। दोस्तों विद्युत धनात्मक होती है धातुओं की प्रकृति। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? दोस्तों गोल्ड जो है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। उसके बाद शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, कितने कैरेट से व्यक्त किया जाता है? दोस्तों शुद्ध सोना को जो है 24 कैरेट से व्यक्त किया जाता है। उसके बाद विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है? दोस्तों फिर से ये क्वेश्चन आ गया कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है? टंगस्टन से। दोस्तों ये टंगस्टन बना होता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही एडवांटेज पहुंचाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इनको बहुत अच्छे से फिर से देखिएगा, 1-2 बार देखिएगा, इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन इन्हीं में से बोर्ड परीक्षा में आएंगे। दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि आपके पास हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद।